भारतीय राजनीति में ना अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है और इस सब के सेंटर में है आम आदमी पार्टी। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर है 7, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो 7 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी छोड़ दी है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर 7 चुने हुए सांसद अपनी सीट खोए बिना पार्टी कैसे बदल सकते हैं। मतलब भारत में तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल विरोधी कानून, उसके होते हुए भी ये सब कानूनी तौर पर हुआ कैसे? यही है इस कहानी का सबसे बड़ा पेज। तो इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने के लिए हम कुछ चीजों पर गौर करेंगे। सबसे पहले ये एक सोची समझी राजनीतिक टूट कैसे थी, फिर देखेंगे कि इसमें मुख्य नेता कौन कौन थे, और सबसे जरूरी दल बदल विरोधी कानून का वो कौन सा लूपहोल है जिसका इस्तेमाल हुआ। इसके बाद हम ऑपरेशन लोटस की पटकथा को भी समझेंगे और देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की पहचान के लिए क्या दांव पर लगा है, और आखिर में लोकतंत्र के लिए कुछ अनसुलझे सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, एक सोची समझी राजनीतिक टूट। देखिए, सच तो ये है कि राघव चड्ढा का कुछ सांसदों के साथ बीजेपी में जाना कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं थी। मतलब इसके कयास तो लगाए ही जा रहे थे। असली कहानी जो है ना, वो इसके स्केल में है और जिस कानूनी तरीके से इसे अंजाम दिया गया उसमें है। और फिर राघव चड्ढा ने खुद सामने आकर ये ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य खुद का बीजेपी में विलय करते हैं। बस इस एक बयान ने सब कुछ साफ कर दिया। इसने विलय पर मुहर लगा दी और सारे कानूनी दांव पेच के लिए स्टेज सेट कर दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये सांसद हैं कौन जिन्होंने पार्टी बदली? चलिए एक नजर डालते हैं इन मुख्य चेहरों पर। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इन नेताओं का मिक्स। एक तरफ तो केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाने वाले लोग थे, जैसे राघव चड्ढा और पार्टी के मेन स्ट्रैटेजिस्ट संदीप पाठक, और दूसरी तरफ अशोक मित्तल और राजेंद्र गुप्ता जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, और साथ में क्रिकेटर हरभजन सिंह भी। तो मतलब जाहिर है कि ये कोई एक जैसी सोच या विचारधारा वाले लोगों का ग्रुप नहीं था। और यहीं से हम इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो कानूनी पहलू, वो लूप होल, दल बदल विरोधी कानून का, जो असल में खुद ही पार्टियों को टूटने की इजाजत दे देता है। देखिए, ये जो दल बदल विरोधी कानून है, जिसे संविधान की 10वीं अनुसूची भी कहते हैं, ये 1985 में लाया गया था। इसका मकसद बड़ा सीधा सा था कि कोई भी सांसद या विधायक सिर्फ पर्सनल फायदे के लिए, मतलब पैसे या मंत्री पद के लालच में, पार्टी न बदल सके। इसे ही पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त कहते हैं, और उसी को रोकने के लिए ये कानून बना था। तो खेल यहीं पर है। कानून कहता है कि अगर कोई एक सांसद या छोटा मोटा ग्रुप पार्टी बदलता है तो उसे कहते हैं डिफेक्शन, और ऐसा करने पर उनकी सांसदी चली जाती है, सीट गंवानी पड़ती है। लेकिन अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य, 2/3 एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उसे डिफेक्शन नहीं, मर्जर यानी विलय माना जाता है। और इसका नतीजा, उनकी सीट बची रहती है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। यही है वो बड़ा लूप होल। अब जरा गणित देखिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे। 10 का 2/3 कितना हुआ? लगभग 6.67। मतलब कानून की शर्त पूरी करने के लिए आपको कम से कम 7 सांसद चाहिए। और कितने सांसदों ने पार्टी छोड़ी? ठीक 7। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई अचानक हुआ फैसला नहीं था, ये पूरी तरह से कैलकुलेटेड, एक सोची समझी चाल थी। अच्छा, तो एक सवाल ये भी उठता है कि भाई आम आदमी पार्टी ने इन लोगों को पहले ही पार्टी से निकाल क्यों नहीं दिया? यहाँ एक और कानूनी पेच है। कानून के हिसाब से अगर कोई पार्टी अपने सांसद को निकाल भी दे, तब भी वो सांसद अपनी सीट पर बना रहता है जब तक उसका कार्यकाल पूरा ना हो जाए। मतलब उन्हें पहले से निकाल देने का भी कोई खास फायदा नहीं होता। चलिए अब जरा इस एक केस से बाहर निकलते हैं और इस बड़ी राजनीतिक स्ट्रैटेजी को देखते हैं, जिसे कई विपक्षी दल सोर्सेस के मुताबिक ऑपरेशन लोटस का नाम देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसका एक पूरा प्लेबुक है, एक तय फॉर्मूला। स्टेप 1, रूलिंग पार्टी के नाराज विधायकों या सांसदों को ढूंढो। स्टेप 2, उन्हें पैसे या मंत्री पद का ऑफर दो। स्टेप 3, अगर वो न माने तो ईडी या सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसीज की जांच का डर दिखाओ। और आखिरी स्टेप, फ्लोर टेस्ट या विलय का ऐलान करने से ठीक पहले चुपचाप जरूरी नंबर इकट्ठा कर लो। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है,
ये एक पैटर्न है जो बार बार देखने को मिला है। याद कीजिए, 2016 में अरुणाचल और उत्तराखंड, 2019 में कर्नाटक, फिर 2020 में मध्य प्रदेश और 2022 में महाराष्ट्र। इन सभी जगहों पर एक ही कहानी दोहराई गई, चुनी हुई सरकारें गिर गईं। तो चलिए वापस आम आदमी पार्टी पर आते हैं। ये जो टूट हुई है ना, ये सिर्फ कुछ सांसदों को खोने की बात नहीं है। खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये पार्टी के पूरी पहचान, उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर सकता है। होता यह है कि जब भी कोई पार्टी इस तरह से टूटती है तो मामला जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और फिर चुनाव आयोग ये तय करता है कि दोनों गुटों में से असली पार्टी कौन है और पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये खतरा बिल्कुल असली है। हाल के उदाहरण ही देख लीजिए। 2022 में शिवसेना का मामला, एकनाथ शिंदे के गुट को असली पार्टी का नाम और सिंबल दोनों मिल गया। फिर 2023 में एनसीपी के साथ भी यही हुआ। अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी मान लिया गया। सोचिए, दोनों ही मामलों में जिन लोगों ने पार्टी बनाई थी उन्हीं के हाथ से अपनी पार्टी निकल गई। अब आम आदमी पार्टी के केस में अभी उनके सिंबल पर कोई सीधा दावा नहीं किया गया है, क्योंकि ये एक विलय का मामला है। लेकिन सोर्सेस का यही कहना है कि अगर दिल्ली या पंजाब से और विधायक टूटते हैं तो ये पूरी सिचुएशन बदल सकती है। मतलब ये एक बहुत ही खतरनाक शुरुआत है। तो अब हम इस पूरी कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम इस घटना के बड़े असर पर बात करेंगे। और इसमें एक बहुत ही जबरदस्त विडंबना, एक आयरनी भी छिपी है। और वो आयरनी ये है, जरा राघव चड्ढा का ही एक पुराना बयान सुनिए। उन्होंने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा था, बीजेपी ज्वाइन कर लो और तुम पर कोई केस नहीं चलेगा, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। अब आप आयरनी देखिए, जो इंसान कभी इस पूरे प्लेबुक की, इस पूरी पटकथा की आलोचना कर रहा था, आज वो खुद उसी का एक किरदार बन गया है। खैर, ये घटना सिर्फ दूसरी पार्टियों पर ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पर भी कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। जैसे, क्या पार्टी चलाने का तरीका ही इन निकासों की वजह बन रहा है? क्या असली कार्यकर्ताओं और विचारकों की जगह बिजनेसमैन को राज्यसभा भेजना एक बड़ी भूल थी? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे और नेताओं को पार्टी छोड़ने से रोकने के लिए क्या प्लान है? और आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके लिए है, जब एक कानून जिसे बनाया गया था दल बदल को रोकने के लिए, उसी कानून का इस्तेमाल दल बदल को सही ठहराने और उसे अंजाम देने के लिए किया जाने लगे, तो यह हमारे लोकतंत्र की सेहत के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।